नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं भले ही पूरे देश में ये नैरेटिव तैयार कर रही हों कि हिंदू धर्म खतरे में है, केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। केंद्र सरकार ने हिंदू धर्म को खतरे में होने की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये काल्पनिक है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है और उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात कही जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे के एक आरटीआई सवाल के जवाब में ये कहा। जबलपुरे ने गृह मंत्रालय से इसके सबूत मांगे थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। गृह मंत्रालय के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वीएस राणा ने जबलपुरे के आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा कि वे वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास है। उन्होंने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के काल्पनिक सवालों का जवाब देना संभव नहीं। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण में केरल तक धर्म परिवर्तन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए हैं और कुछ जगहों पर बनाने की बात कह रहे हैं, पर सच उनके दावों के उलट है। दरअसल केरल के आंकड़े बताते हैं कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने वालों की तादाद दूसरे धर्म अपनाने वालों की तुलना में ज्यादा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार साल 2020 में जितने धर्म परिवर्तन हुए हैं उनमें से 47% मामलों में लोग हिंदू बने हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केरल में 2020 में धर्म परिवर्तन के 506 मामले हुए। इनमें से 241 मामलों में लोग इस्लाम या ईसाईयत छोड़कर हिंदू बने हैं। दूसरी ओर 114 लोग मुसलमान व 119 लोग ईसाई बने। जितने लोग मुसलमान और ईसाई बने हैं उस संख्या को जोड़ने से भी ज़्यादा लोग हिंदू बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। अनंत गीते ने रायगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी, इसलिए शरद पवार शिव सैनिकों के गुरु नहीं हो सकते। अनंत गीते के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। एनसीपी ने गीते के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गीते चुनाव हार गए हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने अनंत गीते के बयान को लेकर कहा कि निसंदेह एनसीपी प्रमुख शरद पवार देश के नेता हैं, ये बात सबको पता है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की राजनीति के बारे में किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। राउत ने कहा कि शरद पवार का ही प्रयास था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को प्रयागराज में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक महंत का शव फंदे से लटका हुआ मिला और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हिंदू साधुओं का एक संगठन है और इसी के वे प्रमुख थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सुसाइड नोट में जिस शिष्य आनंद गिरी का जिक्र था उसे हरिद्वार से हिरासत में ले लिया गया है और प्रयागराज से भी 2 पुजारियों को हिरासत में लिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर शिवसेना हमलावर हो गई है। शिवसेना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का गला घोंटा गया है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने महंत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि महंत के राज में ही महंत सुरक्षित नहीं है। दिलीप घोष की जगह नए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके छोड़ने से बीजेपी खत्म हो जाएगी तो ये नहीं होने वाला है। उन्होंने इसके साथ ही टीएमसी को एक परिवार की पार्टी बताया और कहा कि बीजेपी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में तालिबानीकरण से है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो बंगाल को अफगानिस्तान बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उरी हमले की 5वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बड़ी घुसपैठ हुई है। इसको नाकाम करने के लिए सेना ने अभियान छेड़ा है। इसके तहत उरी क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में आतंकवादियों का ये सबसे बड़ा घुसपैठ का प्रयास है। बता दें कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्टों में सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि घुसपैठ की कोशिश का पता शनिवार देर शाम को चला था। घुसपैठ की ये कोशिश तब हुई है जब 18 सितंबर को ही उरी हमले की बरसी थी। तालिबान ने एक बार फिर डिप्टी मिनिस्टर्स की सूची जारी की है और एक बार फिर से इसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं किया गया है।
बता दें, तालिबान ने महिलाओं को तब शामिल नहीं किया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि वो तालिबान को इस आधार पर देखेंगे कि वो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तब जाकर ही मान्यता देने के बारे में विचार किया जाएगा। नए मंत्रियों की सूची जारी करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तालिबान का बचाव करते हुए कहा कि इन मंत्रियों की सूची में हज़ारा समुदाय को भी शामिल किया गया है। महिलाओं को लेकर कहा कि उनको बाद में शामिल किया जा सकता है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद से ही मानवाधिकार को खत्म करना शुरू कर दिया और वो आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के उपनिदेशक दिनुष्का देसानाइके ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से केवल 5 हफ्तों में तालिबान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वे मानवाधिकारों की रक्षा या सम्मान करने में गंभीर नहीं है। एमनेस्टी ने कहा कि तालिबान द्वारा बदला लेने के लिए किए जा रहे हमले, हम महिलाओं पर प्रतिबंध से लेकर प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर कार्रवाई को हम पहले ही देख चुके हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी मध्यावधि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि वो संसद में बहुमत हासिल करने से फिर चूक गई। ट्रूडो की पार्टी 157 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। बीते चुनाव में भी ट्रूडो की पार्टी को इतनी ही सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसके अलावा इस चुनाव में कंजर्वेटिव्स 121 सीटों पर जीत चुके हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें, कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत पड़ती है। ट्रूडो ने 2 साल पहले ही चुनाव करा लिया है। कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने कोरोना महामारी के दौरान अपने काम को भुनाने की कोशिश में जल्दी चुनाव कराए। हालांकि उनको एक बार फिर से अल्पमत की सरकार ही चलानी होगी। ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों से भारतीय वैक्सीन लगाए उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो वहां की यात्रा करने वाले हैं। दरअसल ये नए नियम भारतीय वैक्सीन लगाए लोगों को बिना टीका लगाए हुए मानेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को कई पाबंदियों से गुजरना होगा। ब्रिटेन के नए नियम उसी दिन आए हैं जिस दिन अमेरिका ने कहा कि वह नवंबर से पूरी तरह से टीका लगाए लोगों के लिए यात्रा में छूट देगा और इसमें भारत भी शामिल है। ब्रिटेन के इन नए नियमों का भारत ने विरोध किया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि वह भारतीय वैक्सीन को छूट नहीं देता है तो ब्रिटेन की वैक्सीन लगाए उसके नागरिकों को भी भारत में ऐसे नियमों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।